नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बड़ा झटका लगा है विपक्ष को, खास तौर से कांग्रेस और कांग्रेस के जो पाले हुए लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग मुद्दों को लेकर के पीआईएल दाखिल करते रहे। कम से कम 2013-14 से तो हम देख ही रहे हैं। पता नहीं कितने मुद्दों को लेकर के इन्होंने पीआईएल दाखिल की और अलग-अलग चीफ जस्टिस के यहाँ की। और वो उनका क्या हश्र हुआ, कुछ को छोड़ कर के अधिकांश तो पहली सुनवाई में, दूसरी सुनवाई में ही वो खारिज कर दी गई। कुछ आगे बढ़ी, आगे चल कर के सुनवाई के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। और कुल मिलाकर के मकसद क्या था कि ज़मीन पर तो हम जीत नहीं पा रहे हैं। यानी जो इलेक्टोरल जिसको कहते हैं, जो मतदाता जिनका फैसला करते हैं, वहाँ तो इनके पैर भी ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। तो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ही कोई ऐसा विंडो मिल जाए, कोई दरवाज़ा मिल जाए जिस पर मोदी सरकार को घेरा जाए और फिर एक वातावरण बनाया जाए पूरे देश में। आज एक और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को लगा है और ये झटका है, ये एक्चुअल में चाह रहे थे कि या तो वो मतपेटियों वाला दौर आ जाए, जिसमें लालू एंड कंपनी जो है वो किस तरीके से मतपेटियों को लूटती थी, या तो वो दौर आ जाए या फिर एक ऐसी मांग कर दो जिसमें रायता फैलने की गुंजाइश पूरी हो। वीवी पैट से जो है आप साहब 100% वीवीपैट से आप करा दीजिए। सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई चली। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, वो कहाँ चूकने वाले हैं। जब भी इस तरह का फैसला आता है और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होती है और हर मामले में लोकतंत्र की हत्या का आरोप मोदी सरकार पर लगाने की कोशिश और साजिश की जाती है, तो मोदी जी भी नहीं चूके। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर ही दी। मोदी जी ने क्या कहा है अपनी जनसभा में, पहले जरा सुन लेते हैं और उसके बाद अपने आज के मेहमान को जोड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है।
लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। अभिषेक जी को जोड़ लेते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से और जिस लैंग्वेज में करारा तमाचा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आपको प्रशांत भूषण का ही गाल दिखाई दिया होगा अभी? नहीं, सिर्फ प्रशांत भूषण का गाल नहीं दिखाई दिया। ये तमाचा उन सब के लोगों पर है। आपको मेरा एक जमुई वाला ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो तो याद होगा सर, जहां पर एक मोची भी ये कह रहा था इनके झूठ के वजह से कि ईवीएम तो हैक होता है, और मैंने तब उससे कहा था कि ये उन लोगों की जीत है जो झूठ फैला करके ऐसे ग्राउंड पर लोगों को भी ब्रेन वॉश कर रहे थे। आज इन सबके गाल पे तमाचा पड़ा। पिछले 5 दिनों से मैं सीमांचल में मैं लाइव कम आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब रिपोर्टिंग होगी ग्राउंड जीरो पर जाकर के। और पहले फेज के बाद जो तेवर नरेंद्र मोदी जी ने बदले, जब स्वयं मोदी जी आते हैं और कहते हैं ओके, लगता है इस बार भी मुझे स्वयं पार कराना होगा, कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश मुझे भरना होगा, आईटी सेल के अंदर भी जोश मुझे भरना होगा, और वोटर वहां तक पहुंचे बूथ तक ये मुझे ही मेक श्योर करना होगा। तो आज हुआ है। कटिहार में पिछली बार 55% का वोटिंग हुआ था। आज 5 बजे ही वो वोटिंग परसेंटेज क्रॉस कर चुका है। ये सिर्फ मैं एक झलकी बता रहा हूं, लोगों को अंदाजा लगे। बम्पर वोटिंग हुई है दूसरे राउंड में। क्यों, कहां हुआ वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या मुद्दे हो गए सैम पित्रोदा से लेकर न जाने। लेकिन बहुत लैंडमार्क जजमेंट है आज सुप्रीम कोर्ट का। आप ही के शो पर मैंने कहा था कि 25% वीवीपैट का मिलान होता है। ये मामूली बात नहीं है। अब ये जो पागल सनकी लोग कहते हैं कि मुझे 100% का मिलान चाहिए, ये तो इक्वल हो गया जैसे कि आप मतदाता का गिनती हाथ से करते हैं। इनसे पूछिए कि गिनेगा कौन? कांग्रेस के कार्यकर्ता गिनेंगे, राजद के कार्यकर्ता गिनेंगे। 1996 में बहुत छोटा था जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था। मुझे याद है आंखों के सामने कुछ लोग वोट देने गए थे, कैसे गुंडे आए, बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी गई, और बैलेट बॉक्स की गिनती कितने दिनों तक चलती थी? 3 दिन तक। आपने तो न जाने कितने चुनाव ऐसे कवर किए होंगे ओमकार सर। ये तब था 3 दिन तक जब 1996 में भारत की जनसंख्या 80 करोड़ से नीचे थी। आज भारत की जनसंख्या कितनी है? महीने भर तक तो गिनती चलेगी। देश के सारे अफसर, सारे कर्मचारी, सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या 1 महीने तक देश में कुछ और कोई काम ही नहीं होगा? ऐसे लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर दिया, उसके लिए आज मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि एक वो पिलर जिससे लोगों का विश्वास उठ रहा था सुप्रीम कोर्ट से भी, वो मजबूत हुआ है। डेमोक्रेसी मजबूत हुई जी। पर ये कितने बेशर्म लोग हैं। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम खराब नहीं है, तेलंगाना में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लौटती है तो ईवीएम ठीक है। ये ईवीएम पर सवाल ही खड़ा नहीं करते। दिल्ली में केजरीवाल चुने जाते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल, दूसरे राज्यों में जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, गुजरात से लेकर के तमाम राज्यों में, वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम से खेल हो गया, हैक हो गया। क्या अब हम ये मान कर के चलें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि ये वितंडा नहीं करेंगे, बवाल नहीं करेंगे, या फिर अपनी पुरानी आदत के हिसाब से सवाल खड़ा करने से
ये बाज नहीं आएंगे आगे भी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये मान जाएंगे। देखिए सर, बचपन में ही हमारे मास्टर साहब थे, हमें सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूं, उन्होंने बताया था, हितोपदेश और पंचतंत्र की जब कथाएं सुनाते थे, कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती। चाहे सुप्रीम कोर्ट आ जाए, मोदी जी आ जाए, हम बोले, आप बोले, वो मानेंगे ही नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी, दिल्ली में 2-2 बार लैंडस्लाइड जीती है, तेलंगाना में अभी कांग्रेस लैंडस्लाइड जीती, बीजेपी के अगेंस्ट में कर्नाटका में लैंडस्लाइड जीती, लेकिन हर जगह ईवीएम ठीक। जैसे ही बीजेपी जीतेगी ईवीएम खराब है। अरे भाई, ग्राउंड जीरो पर जाओ। एक सीधी बात मैं कहता हूं, अगर जो लोग ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कल से मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने ट्विटर पे उसको देखा है, सिर्फ ट्विटर पर मल्टीपल शेयर हुआ। एक बंगाली मुस्लिम, अब वो बांग्लादेशी है या बंगाली है, वो तो लोग भाषा से समझ ही जाएंगे, सब कुछ मिलने के बाद भी मोदी को कहता है मोदी से मुकाबला होगा। तो आप बताइए, वैसी परिस्थिति में सामने वाला हिंदू पोलराइज होगा कि नहीं? उसने स्वीकार किया है कैमरे पर कि उसको किसान सम्मान निधि मिला, आवास योजना का पैसा अकाउंट में आया बिना 1 रुपए दिए, और उसने ये भी कहा कि कांग्रेस राज में नहीं मिलता था। तब भी मैंने जब कहा वोट किसको करोगे, तो कहा हाँ अच्छा। तो जब एक कौम पोलराइज होकर के टैक्टिकल वोटिंग करेगी भाजपा को हराने के लिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो लेके आएगी कि हम तुम्हारे 55% पैसे को हड़प लेंगे और बांट देंगे ऐसे तत्वों में जो नकारा है, जो हम दो हमारे 10-15 पे विश्वास रखते हैं, तो आप बताइए वोट पोलराइज होगा कि नहीं? वो दिखता है सर। आज मैं वीडियो भी डालूंगा, एक लड़का वोट करके बाहर आया है, मैंने कहा किस मुद्दे पे वोट डाला है, तो उसने सबसे पहले तो मिडिल फिंगर दिखाया, बोला कि अरे गलती से मिडिल फिंगर निकल गया, और फिर ऐसा वोटिंग करके बताया कि मैंने उनको वोट दिया है जो मुझे बचाएंगे, मेरी संपत्ति को बचाएंगे, और उनके मुंह पे तमाचा मार के आया हूं जो मेरे 55% जमीन जायदाद को हड़पना चाहते हैं। युवा लड़का, रो 18-20 साल का लड़का होगा। यह मोदी की कैंपेनिंग का प्रभाव, और यह राहुल गांधी के बीजेपी के स्टार प्रचारक होने का प्रभाव, और सैम पित्रोदा उसमें लिस्ट में 2nd नंबर पे आ ही गए हैं। जिस प्रकार की कटिहार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम को कैसे हैक करते हैं, जरा इसका नजारा दर्शकों को दिखाई देते हैं। ये मालदा का है, पश्चिम बंगाल का। प्रधानमंत्री वहां गए थे और जरा देखिए क्या नजारा है। ये दृश्य क्या कहता है अभिषेक जी? ये केवल मालदा इलाके की बात नहीं है, ये जो पूरे पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार तो न केवल मामला उलट होने जा रहा है, बल्कि कुछ-कुछ खबरों में तो ये भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 28 से 32 सीटें तक पश्चिम बंगाल में जीत सकती है, और ममता बनर्जी 12 से 15 सीटों के बीच में कहीं लटक के रह सकती है। ये बहुत बड़ा खतरा है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, ममता बनर्जी के लिए खतरे का अंदेशा और खतरे की घंटी तो हम लोगों ने उस पे बातचीत पहले भी की है। ये एक रिवेंज वाला वोट है। मुझे एक बंगाली हिंदू मिला था, तो उसने कहा कि इस बार ममता दीदी के साथ मोए-मोए होगा, क्योंकि वो जनता के साथ मोए-मोए की है। देखिए, ग्राउंड सेंटिमेंट क्यों बदला है? एक तो नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर, और मिला है बहुत कुछ, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि
एक अत्याचार, पाप, इन सब की तो पराकाष्ठा होती है, इनका भी तो घड़ा भरता है ना। अब जनता स्वयं बदला लेने के मूड में है। और ये जो आपने वीडियो दिखाया अभी हम सबको, मालदा में पिछली बार भी दोनों सीटें ही बीजेपी जीतते जीतते बची थी। एक तो जीत ही गई थी, दूसरी सीट भी कोई बड़ी मार्जिन से नहीं आ रही थी। एज आई सेड कि एक तरफ पोलराइजेशन होगा तो ये एक स्वतः प्रक्रिया है कि दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होना ही है, होगा ही होगा। आप ही सिर्फ बुद्धिमान नहीं है जो पोलराइज होकर के वोट करेंगे। आपके अंदर ही सिर्फ वोटिंग विवेक नहीं है, भारत बहुत तेजी से बदला है और पिछले 10 सालों में भारत के अंदर जो परिवर्तन है वो अभूतपूर्व है। वोटर सामने से कहता है कि मैं नहीं दूंगा कांग्रेस को, ऐसा बीजेपी का वोटर वोकल तो होता ही नहीं था। अब तो गांव गांव में बीजेपी का वोटर और मोदी जी का वोटर ऐसा है जो आपके सीने पे चढ़ जाएगा। तभी तो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है ये तो लोग तो भक्त की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता था। अटल जी के तो कोई भक्त नहीं हुआ करते थे, होते थे, अटल जी के भी समर्थक होते थे, लेकिन अटल जी के अंदर वो कुटिलता नहीं थी। अटल जी नैतिक रूप से बड़े ईमानदार आदमी, निष्ठावान आदमी थे। 1998 में एक वोट से सरकार गिर गई। लगता है कि अमित शाह और मोदी जी होते तो एक वोट से सरकार गिरती। एक वोट छोड़िए, आधा का आधा विपक्ष इधर होता। तो उन्हें पता है, देखिए 2 तरह की लड़ाई है। एक त्रेता युग में नैतिकता के हिसाब से राम जी और प्रभु श्री राम जी और रावण की लड़ाई। द्वापर युग में दुर्योधन के और शकुनी के चालबाजी के आगे प्रभु श्री कृष्ण ने नैतिकता नहीं दिखाई, बोला इनको ऐसे ही कूटो, ये इसी लायक है। तो हर वो काम किया कृष्ण भगवान ने भी जहां पे धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए अधर्म का भी प्रयास लेना उन्होंने साफ साफ कहा, कोई गलत नहीं। और ये 2024 को मैं बार बार कहता हूं, ये धर्म युद्ध का चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं हो रहा ओंकार से। दोनों तरफ से जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, राहुल गांधी अखिलेश यादव कितना प्रचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात, लेकिन उनके तरफ का वोटर वो भी वोकल है। वो मैं देख के आ रहा हूं भागलपुर में जी। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, और हमारे कुछ दर्शकों ने भी पूछा है कि बिहार का क्या ट्रेंड रहा है आज का। बिहार में चूंकि 5 सीटों पर आज मतदान है और पहले चरण में 4 सीटों पर हुआ था, तो थोड़ा सा चूंकि आप ग्राउंड से आ भी रहे हैं, तो बिहार का जरा ट्रेंड बताइए लोगों को जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बिहार का रुझान क्या है। देखिए, बिहार में सबसे पहले किशनगंज से शुरू करता हूं। सबसे क्लोज फाइट जिसको मैंने येलो में रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन जीत सकता है। 3 पार्टियां और क्या कांटे की लड़ाई हो रही है। मुजाहिद आलम जेडीयू से हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस से मोहम्मद जावेद है। लेकिन इन दोनों के लिए जो सरदर्द बने हुए हैं अख्तरुल इमाम, वो ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन से। और इस बार अख्तरुल इमाम के लिए ठीक ठाक हवा है। एंगर है मुसलमानों में, एंगर के कई कारण हैं। कहां का रिएक्शन, शहाबुद्दीन की पत्नी को सीट नहीं दिया, उसका रिएक्शन कटिहार में आपको सुनाई पड़ेगा। पप्पू यादव को हराने का प्रयास किया गया, उसका रिएक्शन भी आपको कटिहार बोल गया, किशनगंज में सुनाई पड़ेगा। अब ऐसे में पिछली बार भी जेडीयू मात्र 25,000 वोट से लोकसभा चुनाव हारी थी। लोकसभा चुनाव में ये तो कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, और इस बार भी संभवतः मार्जिन हार जीत का यही रहेगा। तो ये सीट येलो में है। अभी यहां से कौन जीतेगा कहां नहीं जा सकता। अख्तरुल इमाम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं मोहम्मद जावेद से, और मुजाहिद आलम के लिए अच्छी बात यह है कि मुसलमान भले कम जाए, लेकिन ये जो वोट डिवाइड हो रहा है उसमें हिंदू का वन साइडेड लैंड स्लाइड वोटिंग हो रहा है, और सुबह से ही वो कर रहे हैं हिंदू वोटिंग। तो किशनगंज बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। कटिहार, दुलाल चंद गोस्वामी, इनका तारिक अनवर के साथ मुकाबला है।
तारिक अनवर कभी एनसीपी से घड़ी छाप से लड़ते हैं, कभी हाथ से, वो अलग बात है। अब ये ऐसा कटिहार है जहां पर बंगाल भी बहुत नजदीक है, डेमोग्राफी का असर है, एनसीआर, एनपीआर, सीएए चुनावी मुद्दा है, मुसलमानों के लिए तो है, हिंदुओं के लिए भी पोलराइजेशन है क्योंकि सामने तारिक अनवर है, दुलाल चंद गोस्वामी के प्रति ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन फिर वही बात, नरेंद्र मोदी की कैंपेन, मोदी के नाम पर वोट और दुलाल चंद गोस्वामी, अभी जो ट्रेंड दिख रहा है 55%, पिछली बार 2019 में वोटिंग हुई थी और इस बार 5 बजे तक ही वो 55% क्रॉस कर चुका है कटिहार। जैसा मैंने बताया कि मैं अंतिम अंतिम समय में जो एग्जिट पोल करते हुए आ रहा हूं वो वहीं से आ रहा हूं, फिर पूर्णिया की तरफ बढ़ा हूं। तो ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त मोदी जी का एक करिश्मा कहिए, जहां पर एक ऐसा कैंडिडेट जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो लग रहा है कि बहुत आगे अब तारिक अनवर से निकलेंगे। अब पूर्णिया, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती के बीच में पप्पू यादव, यहां वोकल वोटर के ऊपर लोग जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। लोग सोचेंगे पप्पू यादव निकल रहा है, लेकिन ध्यान देने की यह बात है कि 100 में से लगभग 60-65% वोटर साइलेंट। कैमरा बंद कीजिए, फिर उनसे बात कीजिए, फिर पूछिए, तो वो बताएगा कि नहीं नहीं नहीं, पप्पू यादव के कर्म उनके आड़े आ रहे हैं। प्लस तेजस्वी यादव का यह कहना कि या तो इंडिया अलायंस को वोट दो या एनडीए को वोट दे दो, लेकिन बीच में जो आए हुए उनको वोट नहीं। 42 विधायक उतार दिए। मेक श्योर करो कि पप्पू यादव की राजनीति यहीं समाप्त हो जाए, हारे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूर्णिया सीट जेडीयू 1.5 लाख के ऊपर के मार्जिन से जीतेगी। दोनों कारण है, संतोष कुशवाहा के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है, अच्छे ठीक ठाक काम कराया है, इसके अलावे वो दबंगई गुंडई में भी नहीं माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो बीमा भारती के हस्बैंड है या पप्पू यादव, उन पर जो आपराधिक रूप से जो एलिगेशन जनता थोपती है वो बहुत खतरनाक है। तो ये एक कारण है। भागलपुर में अजय मंडल, एक बार फिर से जदयू को मोदी जी का सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है और अजय मंडल सिर्फ इसलिए नेहा शर्मा के पिता से चुनाव जीत जाएंगे, अजीत शर्मा से, क्योंकि मोदी फैक्टर काम कर रहा है। वरना नाराजगी तो बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन मोदी फैक्टर यहां पर कि हम मोदी को देख रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि भाई वो जो 55% वाला है उनको वोट नहीं करना। वो मुद्दा जिस प्रकार से मोदी जी ने 5 दिन 6 दिन पहले उठाया एकदम से और स्पाइक गया है, बिहार के गांव गांव में लोग बात कर रहे हैं, का हो कांग्रेस हमारा पैसा छीनना चाहती है, सच है क्या? ये गांव गांव में लोग बात करना शुरू कर चुके हैं। ये इतना बड़ा बैकफायर किया है कांग्रेस के लिए, उसका तो कैलकुलेशन हम लोग अब 4 जून को ही कर पाएंगे कि कितना बड़ा बैकफायर किया है। लेकिन मोदी इज बैक सर्टेनली। बांका में गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव आरजेडी के खड़े हैं। ये मुकाबला भी इंटरेस्टिंग नहीं है। गिरधारी यादव बहुत आराम से भाजपा के लिए मतलब निकाल जाएंगे ये सीट एनडीए के लिए। जी। और अभिषेक जी, ये जो कांग्रेस के गले की फांस बन चुका है, जो कुछ मनमोहन सिंह ने 2006 में कहा था, उसका एक नया वीडियो आ गया है। 2009 में जब लोकसभा चुनाव थे, विज्ञान भवन में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहां भी ये सवाल पूछ लिया गया और मनमोहन सिंह ने क्या कहा सुन लेते हैं और दर्शकों को भी सुनवा देते हैं। कांग्रेस तो पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। Did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. कहां तक सफाई देगी कांग्रेस? ये तो इनके गले में ऐसा अटक गया है
ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। और ऊपर से जो इनके गुरु हैं, जो विरासत वाला जिसका अभी आपने चर्चा किया कि बिहार में तो अब घर-घर में ये चर्चा है कि कांग्रेस हमारी संपत्ति लूट लेगी। तो ये कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। और वैसे ही ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, दोनों ही बातों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा कि साहब अब तक भाई-बहन कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में तो 2 चरण का मतदान आज कंप्लीट हो गया। अभी तक तो उनके दर्शन हुए नहीं हैं। अब सुनते हैं कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी की शायद अमेठी वापसी का ऐलान किया जाए। उनकी बहन तो अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है रायबरेली से लड़ने की। देखिए वायनाड पे पहले मैं आ जाऊं, एक ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, ये सब उठना कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली लेफ्ट इकोसिस्टम ने भी वहां पे ये प्रश्न उठाना शुरू किया था कि कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो इस प्रकार की प्लानिंग है। अब प्रॉब्लम कहां है कि राहुल गांधी अपने आप को बहुत अधिक होशियार समझते हैं, सैम पित्रोदा से भी आगे। उन्होंने तो पहले कहा कि मोदी डर गया, वो डर गया है, वो झूठ बोलने लगा। जैसे ही मैंने कहा कि हम सर्वे करा लेंगे, वो डर गया। तो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ये बताता है कि वो लोग कितने हताश हैं। अब सैम पित्रोदा के बारे में तो जो यूएस वाला लॉ के बारे में बात कर रहे थे वो तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ग्राउंड से कनेक्ट होगी कहां से? इनके सारे कार्यकर्ता, एमपी, एमएलए सब तो हवा हवा ही है। ये तो धरातल पे है ही नहीं। सेवा दल तो कब का समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पूरी तरह से एक लेफ्टिस्ट पार्टी बन चुकी है। महेश जेठमलानी जी के बेटे ने गजब धोया है इस बिल पे, वो हम सबको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नजर नहीं मिला पा रहे हैं कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बे हमारा जमीन लोगे, मेरे बेटे का हिस्सा छीन के दोगे? वायरल रील बन रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस को लगता है वो जो कर रही है वो सही कर रही है। इसके बाद तो प्रियंका वाड्रा से लेकर के न जाने कितने लोगों ने उस चीज को लेकर के जितनी सफाई दी अलग अलग, वो सारा बैकफायर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी को ये बातें पहले फेज के चुनाव के पहले पता नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है पता है, लेकिन टाइमिंग देखिए ना सर। जैसे ही सीमांचल में, कटिहार में, पूर्णिया में वोटिंग शुरू होने वाली थी, बंगाल में उसका प्रभाव पड़ना था, मोदी जी ने एकदम से पिक किया। और जैसे होता है ना कि फुल टॉस गेंद, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा डिफेंड कर रही थी वो ठीक था, लेकिन एक बार फिर से सैम पित्रोदा ने फुल टॉस गेंद फेंकी और सीधे भाजपा आईटी सेल ने उसको बाउंड्री के बाहर मार दिया। भाई सैम पित्रोदा का ही तो सुन रहे हैं राहुल गांधी। प्रॉब्लम तो ये है, वही तो यूएस में हो, यूके में हो, उनके सेमिनार मैनेज करते हैं, वही तो भाषण दिलवाते हैं। ज्ञान प्रॉब्लम वहीं ये से है, प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टॉप नॉच लीडरशिप है, जो राहुल गांधी को ज्ञान देता है, वो सारे के सारे अब वामपंथी है। वो इतना हिंदू घृणा में आगे निकल चुके हैं कि अब उनका लौट पाना मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस चुनाव में कम से कम रिवाइव होते हुए दिख रही है। एज आई सेड कि एक बार फिर से 44 के बिलो जाती हुई तो कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि मेरे हाथ में 5 बजे की वोटिंग के बाद आंकड़े शुरू हुए। मेरी टीम अभी उस पर काम करना शुरू की हुई है, लेकिन मेरे पास इस वक्त दार्जिलिंग का भी आंकड़ा आ गया है। राजू बिस्ट भी बीजेपी से जीत रहे हैं, गोपाल लामा हार रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े जो अभी मेरे पास आ रहे हैं, ये तो यूं ही नहीं आ रहे। वोटिंग के बाद बम्पर वोटिंग हुई है। जो पहले फेज में सुस्ती थी वो एकदम से बिजली में बदल दी नरेंद्र मोदी ने। आप नहीं लड़ सकते मोदी से, क्योंकि मोदी एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ है और राहुल गांधी एक अल्पकालीन राजनीतिज्ञ है। आप चाहे तो इस शॉट को रिकॉर्ड कर ले, दर्शकों से निवेदन है। और जरा बाबा को भी सुन लेते हैं। बाबा आजकल एकदम फुल मूड में हैं। बात है 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। हुए हैं ना? हुए हैं, कोई संदेह है क्या?
भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और आप देखना, काशी और अयोध्या तो हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजभूमि के विकास के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ब्रजभूमि के विकास के साथ जसवंत नगर करहल को जुड़ना होगा। सहमत हैं? मैनपुरी जुड़ेगी, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे। देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया है इसके प्रति, और अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए जो कार्य किया है इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी को पत्र लिख करके समर्थन की घोषणा करेंगे। अद्भुत। उन्होंने कहा मतदाताओं से कि अब हम मथुरा का विकास करने के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जो सांकेतिक उनके भाषण होते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं बाबा। ये एक तो मोदी जी ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले योगी जी की तारीफ भी की थी, और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में इनका नंबर 2 रहे, तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज के समय भारत के नंबर 2 में सबसे बड़े प्रचारक है। अच्छा, इनकी बोलने की जो शैली है ना सर, वो जो पिच करते हैं किसी चीज को, जिस प्रकार से उन्होंने पहले मथुरा के बारे में पिच किया, फिर विकास को धीरे से छोड़ा, के संकेत समझो ना। जिस प्रकार से बुलडोजर इनको सलामी दे रहे थे, 2 दिन पहले का भी वीडियो आया, और आज एक और बात उन्होंने कही है, आप मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए पत्र लिखेंगे। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक जुनून भरता है कि ओके ठीक है, मैं लिखता हूं, क्या पता उत्तर मिले मुझे मोदी जी से। और एक चिट्ठी का भी जब उत्तर आता है तो पूरे के पूरे कैडर का जोश बदल जाता है। मुझे लगता है बहुत तेजी के साथ अपनी राजनीति को न केवल योगी जी अब पॉलिश कर रहे हैं, अब ये मैं कहूं कि वो सीख रहे हैं तो शायद झूठ होगा, वो अब सीख चुके हैं, अब उसको लेकिन नरिश कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में हेमंता बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ और के अन्नामलई, ये सेकंड, जो मैं हमेशा कहता था, ये सेकंड नीचे वाला लीडरशिप तैयार नहीं हो रहा है, अब वो तैयार दिख रहा है, अब वो स्पष्ट रूप से बहुत आगे दिख रहा है जी। और 5 बजे तक जो मतदान का ट्रेंड रहा है, इस समय मैंने आपके लिए शेयर किया है। दूसरे चरण में सबसे कम मतदान यूपी में 5 बजे तक 52% लोगों ने डाले वोट, त्रिपुरा सबसे आगे। ये अमर उजाला का है खबर, और इसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर में 67%, राजस्थान में 59, मध्य प्रदेश में 54, 54.5 समझ लीजिए, महाराष्ट्र में 54.5, हाँ 53.5, और कर्नाटक में करीब करीब 64%, पश्चिम बंगाल में भी 72%, असम में 71 समझ लीजिए, मणिपुर जी। में 76, त्रिपुरा में 76, उत्तर प्रदेश में करीब करीब आप 52-53%, ये 5 बजे तक का है। बिहार में 53, छत्तीसगढ़ में 72 और केरल में 63-64% मतदान। उत्तर प्रदेश और बिहार में अपेक्षाकृत कम, इसकी वजह क्या मान रहे हैं अभिषेक जी? नहीं, अगर मैं 2019 के संदर्भ में देखूं तो कटिहार में तो 55% ही वोटिंग हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार तो 5 बजे ही 55% क्रॉस कर गया। देखिए, बिहार में और यूपी में पलायन बहुत अधिक है। हमको ये देखना होगा कि 2019 के अपेक्षाकृत क्या ट्रेंड खराब रहे या बेटर रहे। अभी यूपी का ट्रेंड बेटर हुआ, पिछली बार खराब था, पिछले फर्स्ट फेज में। लेकिन सेकेंड फेज में अगर देखें तो यूपी और बिहार दोनों बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और जितनी वोटिंग होनी चाहिए थी उतनी ही वोटिंग हुई है। तो मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है यूपी को लेकर के। यूपी में तो ऐसा लग रहा है कि
देखिए अभी आंकड़े आ रहे हैं, संभवतः रात के हाँ, 9:30 बजे के शो के करीब-करीब पहले या फिर 2.5-3 घंटे तक अपडेट होते हैं, तो रात के 8 बजे जी, तक हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कहाँ कितना हुआ है। अभिषेक जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ओशियन नेटवर्क से जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए और ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट देने के लिए बिहार से। थैंक यू सो मच। नमस्कार, ओमकार सर आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। थैंक यू।